हेलो एवरीवन, आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और आपकी स्टडी अच्छी चल रही होगी। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है माइस्थेनिया ग्रेविस कि माइस्थेनिया ग्रेविस होता क्या है। इसके इंट्रोडक्शन से चलिए स्टार्ट करते हैं। इन माइस्थेनिया ग्रेविस द मैनिफेस्टेशंस रिजल्ट्स फ्रॉम द लॉस ऑफ एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर्स इन द पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन ऑफ द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। यानी कि अब हम सिंपली समझे कि माइस्थेनिया ग्रेविस होता क्या है, तो ये एक सबसे पहले तो एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है जिसमें क्या होता है, जो हमारे न्यूरोमस्कुलर जंक्शन होते हैं उसमें जो न्यूरॉन्स के दो पार्ट होते हैं, एक प्री सिनेप्टिक और दूसरा पोस्ट सिनेप्टिक। तो जो पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन होते हैं उसमें जो एसिटाइलकोलिन के रिसेप्टर्स होते हैं उनका लॉस हो जाता है। यानी कि अगर एसिटाइलकोलिन रिलीज होगा तो वो एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर है नहीं, तो जिससे जाके वो बाइंड हो सके। अदर वर्ड्स में हम कहें तो माइस्थेनिया ग्रेविस में क्या होता है, जिसमें मसल्स जो होती हैं वो अपना एक्शन पोटेंशियल खो देती, मतलब एक मसल से दूसरे मसल्स में एक्शन पोटेंशियल ट्रांसमिट नहीं हो पाते हैं। मसल ऑफ आइज, फेस एंड स्वेलिंग आर मोस्ट कॉमनली अफेक्टेड बाई माइस्थेनिया ग्रेविस। मतलब जो आई की जो मसल होती है, फेस की, तो उसमें क्या देखने को मिलता है, स्वेलिंग देखने को मिलती है। और ये सबसे ज़्यादा माइस्थेनिया ग्रेविस के कारण जो आई और फेस की मसल होती हैं सबसे ज़्यादा वो अफेक्ट होती हैं। तो ये इसका इंट्रोडक्शन हो गया। नेक्स्ट इसकी डेफिनेशन देखेंगे। माइस्थेनिया ग्रेविस इज एन ऑटोइम्यून डिसीज दैट अफेक्ट द ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स टू मोस्ट फाइबर्स। मतलब माइस्थेनिया ग्रेविस एक न्यूरोलॉजिकल डिसीज़ के साथ साथ एक ऑटो इम्यून भी डिसीज है। इसमें बेसिकली होता क्या है, जो हमारी थायराइड ग्लैंड होती है वो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करती है जो जा करके जो एसिटाइलकोलिन होते हैं उनके अगेंस्ट वर्क करती है, जिससे ये डिसीज होती है। तो माइस्थेनिया ग्रेविस एक ऑटोइम्यून डिसीज है जो क्या करती है, जो नर्व इम्पल्सेस का मतलब जो नर्व इम्पल्सेस है उनका जो ट्रांसमिशन होता है एक फाइबर से दूसरे फाइबर में, उसको अफेक्ट करती हैं, यानी एक्शन पोटेंशियल को अफेक्ट करती हैं, जिससे वो एक्शन पोटेंशियल ट्रांसमिट नहीं हो पाता है। तो ये इसकी डेफिनेशन हो गई। दिस डिसीज इज करेक्टराइज्ड बाय वीकनेस एंड फैटिग ऑफ एनी वॉलंटरी मसल। जितने भी वॉलंटरी मसल्स जो होती हैं, वॉलंटरी मसल्स वो होती हैं जिनको हम अपने अकॉर्डिंग कंट्रोल कर सकते हैं, तो उनमें हमको वीकनेस और फैटिग यानी थकान देखने को मिलेगी। नेक्स्ट हम इसका कुछ पॉइंट देख लेते हैं, जैसे कि इंसिडेंस। तो माइस्थेनिया ग्रेविस में एपियर एट एनी एज, मतलब माइस्थेनिया ग्रेविस किसी भी एज में हो सकती है। इन अर्ली ऑनसेट एपियर्स बिटवीन द एज ऑफ 20 to 30 ईयर्स। ऐसा मतलब जिसका अगर अर्ली ऑनसेट की बात करें तो 20 से 30 साल में सबसे ये माइस्थेनिया ग्रेविस देखने को मिलती हैं। जो वुमेंस होती हैं उनमें ज़्यादा होता है, माइस्थेनिया ग्रेविस से ज़्यादा अफेक्ट होती हैं एज कंपेरिजन टू मेन। तो ये किसी भी एज में हो सकता है। और अगर अर्ली ऑनसेट की बात करें तो 20 से 30 साल में ये सब देखने को मिलता है एज में, और उसके साथ साथ ही ये वुमेन को ज़्यादा अफेक्ट करता है मेन के कंपैरिजन में। नेक्स्ट इसकी हम देखेंगे ईटियोलॉजी। तो एग्जैक्ट कॉज जो इसका माइस्थेनिया ग्रेविस का वो तो हमें पता नहीं है, अननोन है, लेकिन इट इज़ कॉज्ड बाय एन ऑटोइम्यून प्रोसेस दैट रिजल्ट्स फ्रॉम प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज डायरेक्टेड अगेंस्ट एसिटाइलकोलिन। मतलब ये क्या है, एक ऑटोइम्यून डिसीज है, ऑटोइम्यून प्रोसेस, जिसमें क्या होता है कि जो हमारी थायराइड ग्लैंड होती है वो एंटीबॉडीज़ का प्रोडक्शन करती है जो कि हमारी जो एसिटाइलकोलिन होती है उसके अगेंस्ट वर्क करती है, जिससे कि एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर का लॉस हो जाता है। वायरल इन्फेक्शन इसका एक प्रेसिपिटेट फैक्टर होता है, मतलब वायरल इन्फेक्शन है तो वो भी माइस्थेनिया ग्रेविस को स्टिमुलेट करता है। तो ये इसकी ईटियोलॉजी हो गई। नेक्स्ट है इसकी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस। तो इंक्रीज वीकनेस, पेशेंट कंप्लेंट करेगा कि उसकी बहुत ज़्यादा वीकनेस लग रही है। टोसिस यानी ड्रूपिंग आईलिड, जो उसकी आईलिड होगी वो ड्रूप होगी यानी गिरने लगेगी। फैटिग और जो थकान है इसका मोस्ट प्रिवलेंट सिम्टम, अगर किसी पेशेंट को माइस्थेनिया ग्रेविस उसको फैटिग ऑल टाइम रहेगा, डिप्लोपिया रहेगा, सिटिंग करने में और वॉकिंग करने में डिफ़िकल्टी होगी, क्योंकि ये मसल्स को अफेक्ट कर रहा है, जिससे कि मसल प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं कर पाएंगी। और अगर ये लंबे टाइम से है तो पेशेंट अपनी जो सिटिंग एबिलिटी है, जो वॉकिंग मतलब बैठने की चलने की जो एबिलिटी है उसमें डिफ़िकल्टी आएगी, और उसमें वो मतलब प्रॉपर तरीके से वो बैठ नहीं पाएगा, चल नहीं पाएगा। डिस्फेज यानी वो कोई भी चीज़ खाएगा, इंगल्फ करेगा तो उसको डिफ़िकल्टी होगी। जो स्केलेटल जो मसल्स हैं
उसमें उसको फैटिक देखने को मिलेगा, जो मसल्स है उसमें वीकनेस देखने को। ओवरऑल इसमें होता क्या है, क्योंकि मसल्स को ये अफेक्ट करता है, मसल्स में जो एक्शन पोटेंशियल होता है उसका ट्रांसमिशन नहीं हो पाता है, एसिटाइलकोलिन का लॉस होता है। इस कारण से पेशेंट को वीकनेस लगेगी, वो बोलेगा उसकी आंखें भारी भारी लगी, पलक गिर रही हैं, आईलिड मतलब, और थकान सी लग रही है, बैठने में चलने में दिक्कत हो रही है, अगर कुछ खा रहा है तो उसमें भी डिफ़िकल्टी हो रही है, और मसल्स में बहुत ज़्यादा उसको वीकनेस लग रही हैं। तो ये इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस हो गए। सो आज हम बेसिकली मिस्थीनिया ग्रेविस का इंट्रोडक्शन, डेफिनीशन और उसका इंसिडेंस क्या था वही हमने डिस्कस किया है। इसके और इसकी ईटियोलॉजी एंड क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस, इसके नेक्स्ट पार्ट में हम इसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या है, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन क्या है, कैसे मैनेजमेंट करेंगे हम मिस्थीनिया ग्रेविस का, हम वो ओवरऑल डिस्कस करेंगे। आई होप कि अगर आपको मेरी वीडियोज़ पसंद आ रही हूँ तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। इसके बाद जो हम नेक्स्ट वीडियो अपलोड करेंगे, साथ ही साथ में हम बीएससी नर्सिंग सेकेंड ईयर का भी डिस्कस करते रहेंगे। थैंक यू सो मच।